जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेडमैन परीक्षा 2023 के लिए हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे प्यारे साथियों। सभी धीरे करके हम सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे और बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 10 गुणा एक्स, तो एक्स का मान बताना। तो आप लोग बेसिकली एक फॉर्मूला याद होगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। जब भी वैल्यू इस फॉर्म में लिखी होती है तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, मतलब ए वर्ग माइनस बी वर्ग वाली वैल्यू को एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो यहाँ पर भी हम इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, 64 में एक बार हम लोग जोड़ेंगे 36 को, और उसके बाद 36 में मतलब 64 में से अपन एक बार क्या करेंगे, 36 को घटाएंगे और बराबर के इधर वाला ऐसा ही लिख लेंगे, यानी कि 10 गुणा एक्स ऐसा ही आ जाएगा। अब जब इसे जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पर तो आपके पास 100 बनेगा गुणा। जब यहाँ पर आप 64 में से 36 को घटाएंगे, यानी 14 में से 6 गया तो 8 बचा, और यहाँ 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 28, और बराबर इधर आ जाएगा 10 गुणा एक्स। प्यारे साथियों, हमें x का वैल्यू चाहिए, गुणा का 10 इधर आएगा तो भाग में जाकर ये 0 से 0 कट जाएगा। इस प्रकार 28 का गुणा यदि 10 से होगा तो 280 इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपये की मासिक बचत की हो तो उनकी मासिक आय में कितना अंतर है। प्यारे साथियों, सबसे पहले इसे करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, जो आय होती है वो बराबर होती है व्यय प्लस बचत के। मतलब जो आय होती है व्यक्ति की, वो उसका खर्चा और उसकी बचत के बराबर होती है। अब यहाँ से आप 1 2 3 मान में से आप क्या कर सकते हो, कोई भी 2 मान दिया तो एक मान आप लोग निकाल सकते हो। मतलब यहाँ पर क्या करोगे आप, एक नाम आया ए का, एक नाम आया बी का, इनकी मासिक आय मान लो। इनकी मासिक आय, ए की मासिक आय 8x हो जाएगी और बी की मासिक आय 5x हो जाएगी। सिंपली अब क्या करना है, उनका मासिक व्यय अपने को दिया है और उनकी बचत अपने को दी गई है। तो हम क्या करेंगे, यदि हम 8x में से 12,000 को घटाएं और इसी प्रकार 5x में से हम 10,000 को घटाएं, मतलब इनकी आय में से हम लोग इनकी बचत को यदि घटाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि यदि आय में से बचत घटेगी तो बराबर में क्या व्यय बच जाएगा। यानी व्यय का रेशो जो है 5:3, ये बराबर में लिखेंगे, यानी 5/3, इसको ऐसा ही लिखेंगे। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से 3 का इधर पूर्ण में गुणा हो जाएगा, 3 8 होता है 24, तो यहाँ पर बनेगा 24x माइनस 12 होता है 36, और 36 के बाद 1000, 36,000 यहाँ बनेगा, और बराबर 5 गुणा 5 होता है 25, 25x यहाँ बनेगा, माइनस 5 गुणा 10,000 हो जाएगा यहाँ पर 50,000। अब प्यारे साथियों, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर x को x साइड कर लेंगे, मतलब 25x को 24x की साइड लाएंगे। तो यहाँ पर एक काम करो, ये 25 में से 24 घटेगा तो 1x बच जाएगा, और उसके बाद 50,000 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और 50,000 में से 36,000 घटेगा तो 50 में से 36 अगर जाता है तो 14,000 यहाँ पर बचेगा। तो x का मान हमारे पास निकल कर आया 14,000। क्वेश्चन ने ये पूछा उनकी मासिक आय में अंतर बताओ। तो आपको पता है ये एक की मासिक आय 8x थी और दूसरे की मासिक आय 5x थी। तो यहाँ 8x और 5x में कितने का अंतर है ये निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 3x का अंतर हो जाएगा। तो जो x का वैल्यू आया 14,000, इस 14,000 का गुणा यदि हम 3 से करेंगे तो ये जो अंतर आएगा, ये 3x का अंतर ही इनकी मासिक आय में अंतर होगा। तो यहाँ पर आप 14 गुणा 3 करो, 14 थी 42,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 7 है
पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या का मान ज्ञात करो। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, तीन संख्याओं का औसत 7 दिया, तो 3 का गुणा 7 से करेंगे हम लोग, तो हमारे पास योग निकल जाएगा। तो योग जो आएगा यहाँ पर 7 या 21 आएगा। अब यहाँ बोला गया कि पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो दो डेटा हैं, एवरेज कितना है 4, तो हम 2 का गुणा 4 से करेंगे तो उन दोनों संख्याओं का योग 8 आ जाएगा। तो यहाँ आप क्वेश्चन में ये पूछा गया तीसरी संख्या का मान बताओ। तो तीसरी संख्या लाने के लिए आप जानते हो कि तीन संख्याओं का योग 21 है और अन्य 2 का योग 8 है। तीन संख्याओं के योग में से और ये 2 का योग घटाएंगे तो तीसरी संख्या 11 में से 8 गया 3 यानी कि 13 बचेगी और तीसरी संख्या का मान 13 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी के बारे में बोला गया कि ए प्लस बी अगर किसी काम को करे तो 20 दिन का टाइम लगता है। आगे क्वेश्चन में बोला वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं परंतु 4 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी अकेला 24 दिन में पूरा करता है, तो ए संपूर्ण कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूँ, समझिएगा। यहाँ पर ए और बी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं और कितना काम कर लेते हैं, एक काम। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन का काम निकालना है। आपको ए और बी का एक दिन का काम निकालने के लिए जो एक काम है इसमें आपको 20 का भाग देना है, तो ए और बी का एक दिन का काम आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने बोला परंतु 4 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है। इसका मतलब ए और बी ने 4 दिनों तक साथ में काम किया, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का 4 दिन का काम निकाल देंगे। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना था, 1/20। इसमें यदि हम 4 का गुणा करेंगे तो 4 दिन का काम हमारे पास निकल जाएगा। 4 से इसे काटेंगे तो 4 कम 4, 4 5 20, 1/5 आएगा। अब क्वेश्चन ने ये बोला कि टोटल काम हमारे पास एक था, जिसमें से ए और बी ने मिलकर 4 दिनों में 1/5 काम किया। तो एक काम में से अगर 1/5 काम को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4/5 काम। अब 4/5 काम जो किया अकेले ने बी ने किया और 24 दिन में किया। बी ने इस काम को 24 दिन में किया, 4/5 काम। तो बी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है ये निकाल लो। बी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है तो समझिएगा, यहाँ पर 24 में अगर मैं 5 का गुणा करूँ और 4 का भाग लगाऊं तो बी पूरा काम कितने समय में कर पाएगा, हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा। 4 छंग 24 और 6 पंज हो जाएगा 30। तो बी अकेला इस काम को 30 दिन में करेगा। तो अब क्वेश्चन ने बोला कि ए पूरा काम अकेला कितने दिन में करेगा। तो यहाँ अब हमें क्वेश्चन में मिल चुका है कि ए बी दोनों मिलकर काम करे तो टोटल काम 20 दिन में हो जाता है और बी अगर अकेला काम करे तो काम 30 दिन में हो जाता है। अब यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल पाओगे। 20 और 30 का लघुत्तम होगा यहाँ पर 60, और यहाँ पर जब 20 का और 30 का भाग 60 में देंगे तो इनकी कार्य क्षमता हमें मिल जाएगी। 20 या 60 होता है और 30 दूनी 60 होता है। इसका मतलब ए बी एक दिन में 3 काम करते हैं और बी अकेला 2 काम करता है। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटाओगे तो ए एक दिन में 1 काम करता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया ए पूरा काम कितने समय में करेगा। तो यहाँ पर पूरा काम टोटल 60 है और एक दिन में 1 काम करता है, तो 1 का भाग 60 में देंगे तो 60 दिन का टाइम लगेगा और 60 दिन हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट आईएमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति से पैदल चलकर अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसे अपने कार्यालय तक पैदल चलकर जाने में सामान्यतः कितना समय, मतलब यहाँ पर सामान्य गति के बारे में बात की जा रही है कि व्यक्ति क्या करता है, जो अपनी सामान्य गति थी उस गति का 3/4 भाग से चलता है यदि, तो 20 मिनट देर हो जाती है। मतलब चली गई गति, एक होती है चली गई गति, यहाँ पर 2 गतियों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर आप रेशो बना लो, जिस
3/4 में याद रखना नीचे वाला मान प्रारंभिक मान होगा, मतलब उसकी सामान्य चाल यदि 4 अनुपात थी तो कहा जा रहा है कि वो 3 की गति से गया, मतलब ये समझो तो चली गई गति का रेशो 3 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो चाल का इन्वर्स होता है वो समय का रेशो होता है, मतलब 3:4 जो बनेगा ये इनके समय का अनुपात बनेगा। अब देखो यहाँ पर 3 यूनिट समय में पहुँच रहा था, लेकिन चली गई 3 की गति थी तो 4 यूनिट समय लगा। कितना लेट हो जाता है? 1 यूनिट लेट हो जाता है। और क्वेश्चन ने हमें 1 यूनिट का मान दिया है, क्वेश्चन में 20 मिनट। क्वेश्चन में कहा गया सामान्यतः कितना समय लगेगा, सामान्य गति से चलने में कितना समय लग रहा है उसे, तो 3 यूनिट का समय लग रहा है। और 1 यूनिट का मान 20 मिनट आया, तो 20 का गुणा यदि हम 3 से करेंगे तो 20 तिया हो जाएगा, 60 मिनट का टाइम लगेगा। और 60 मिनट को हम लोग यहाँ पर 1 घंटा भी कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि बात की जाए, एक टंकी का 4/9 भाग 1 घंटे में भरे तो टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो ये जो 4/9 है इसमें नीचे वाला मान कुल मान मानोगे, इसका मतलब टंकी की कैपेसिटी कुल कितनी थी? 9 यूनिट थी। तो यहाँ पर कहा गया कि 4 यूनिट भरने में 1 घंटे का टाइम लगा, 4 यूनिट टंकी भरने में 1 घंटे का टाइम लगा। तो आप क्या करोगे, जब 4 यूनिट भरने में 1 घंटे का टाइम लगा तो हम निकाल लेंगे कि 1 यूनिट भरने में कितना टाइम लगता है। तो 1 घंटे में यदि हम 4 का भाग देंगे तो 1 यूनिट भरने का टाइम आ जाएगा। अब चाहो तो आप क्या करो, इसे मिनट में कन्वर्ट कर लो कि 1 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा। तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि 1/4 में यदि मैं 60 का गुणा करूं तो ये आ जाएगा 15, मतलब 1 यूनिट भरने में उस टंकी का 15 मिनट का टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन ने बोला कि शेष भाग को भरने में 4 भाग का समय दिया, अब 9 में से 4 जाएगा तो कितना, 5 यूनिट भरने का समय हमसे पूछ रहा है। तो 1 यूनिट 15 मिनट में भरता है, तो 5 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, तो 15 × 5 करो तो 15 × 5 हो जाएगा 75 मिनट। 75 मिनट ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर घूमते एक पहिए की त्रिज्या आपको बताइए। एक पहिए की त्रिज्या हमें बताइए, और ये जो लिखा है 8 सही 3/4 सेंटीमीटर बताई हैं। 55 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितना चक्कर लगाना होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वृत्ताकार होता है पहिया वृत्ताकार, तो आपको क्या करना है, एक चक्कर में तय दूरी निकाल लेना है, एक चक्कर में तय दूरी। लेकिन किसी वृत्त के द्वारा एक चक्कर में तय दूरी जो होती है उसकी परिधि होती है, तो यहाँ पर आपको वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और वृत्त की परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। और यहाँ पर त्रिज्या को आप सही से कन्वर्ट कर लो, 4×8 32, 32 और 3 होता है 35, तो 35/4 सेंटीमीटर यहाँ पर उसकी त्रिज्या हो जाएगी। इसे यहाँ पर आप पुट कर दो वैल्यू को, 2 गुणा पाई का मान होगा 22/7 गुणा त्रिज्या हमें दी गई है 35/4 सेंटीमीटर, 35/4 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में तय दूरी निकल के आ जाएगी, वो भी सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर 7 से कट करेंगे, 7 × 5 35 हो जाएगा, 4 से इधर 2 दूनी 4 होगा, 2 से इधर ये कटेगा तो 11, और 2 से ये 2 कट जाएगा, 11 × 5 होता है 55। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि वो पहिया एक चक्कर में 55 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। क्वेश्चन ने बोला 55 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो ये जो 55 मीटर है इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 55 में 100 का गुणा करूँगा तो 5500 सेंटीमीटर दूरी बन जाएगी, और एक चक्कर में जो तय दूरी थी 55 सेंटीमीटर, इसका भाग लगा दोगे तो कितने चक्करों की संख्या आपको मिल जाएगी। यहाँ पर 55 से 55 कटेगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, तो 100 चक्कर इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 8, 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार आंगन पर 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर आकार की कितनी टाइल्स लगेंगी। वर्गाकार आंगन था एक इस प्रकार का, और इस पर
टाइल्स लगानी है और टाइल्स की लंबाई चौड़ाई भी आपको दी गई, लेकिन आप जानते हैं वर्ग की लंबाई भी 3 है और चौड़ाई भी 3 है, क्योंकि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। ये मीटर में दिया तो आप क्या करो, 3 को सेंटीमीटर में बदल लो। तो यहाँ पर 3 में गुणा करेंगे 100 का, तो हमारे पास वर्ग की लंबाई भी 300 सेंटीमीटर बनेगी और चौड़ाई भी 300 सेंटीमीटर बनेगी। तो क्या करना है, टाइल की संख्या लेके आना है। टाइलों की संख्या यदि हमें लाना है तो क्या करोगे, जो वर्ग का क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो वर्ग की एक भुजा 300 है सेंटीमीटर में और दूसरी भुजा भी मतलब 300 गुणा 300। इसमें एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगा दो। एक टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो टाइल की लंबाई 20 है और चौड़ाई भी कितनी है 30। ये 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो 20 गुणा 30 का भाग लगाओगे, टाइलों की संख्या आ जाएगी। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, ये 3 से 3 कट हो जाएगा और 2 से कट करेंगे 300 को, तो ये 150 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास 150 टाइलें लगेंगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात किया जाए, 400 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब भी आपको 2 वर्ष का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लाना है, दर दिया हो समय दिया हो, तो डायरेक्ट लाना सीखो। 400 रुपया था, पहले साल का CI लेके आएंगे। सबसे पहले साल का CI कितना होगा, 400 पर ब्याज लगेगा 10%। तो पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा, तो आप कहोगे 40। अब दूसरे वर्ष का अगर आपको CI लेके आना है तो दूसरे वर्ष में 40 रुपया तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 40 का भी वापस से आपको निकालना पड़ेगा 10%। तो दूसरे वर्ष का CI निकल के आ जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। इस प्रकार 40 में 4 जुड़ेगा तो 44। तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 44 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा कुल CI कितना होगा, दोनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो यहाँ पर आपको पता है 40 प्लस 44 को हम जोड़ लेंगे, तो इस प्रकार हमारे पास 84 इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, 84 रुपये। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि बात किया जाए, A/B का मान दिया है 7/9 और आगे क्वेश्चन में B/C का मान भी दिया है 1/5। क्वेश्चन में पूछा गया कि आप बताओ A/B/C क्या होगा। तो हमें पता है यहाँ B 2 बार आया और B यहाँ कॉमन है और B का मान यहाँ बराबर करना है। तो ऐसे को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ पर 7/9 ये A/B का मान है और B के नीचे B का मान लिखो पुनः। B का रेशो कितना है, 1 है दोबारा, और आगे C का रेशो लिखेंगे कितना, 5। C का रेशो 5 लिखा आगे। अब आपको क्या करना है, जैसे यार रेशो बनाना है तो इधर खाली जगह आपको जो दिखाई दे रही हैं इनमें कब्जा करना है। कहने का तात्पर्य है इधर कौन आएगा, तो इधर 9 आ सकता है, ऊपर नीचे नहीं हो सकता, लेफ्ट राइट हो सकता है। 1 का इधर आ जाएगा कब्जा, तो यहाँ पर इनका गुणा कर लो। 9 पंज होता है 45 और उसके बाद 9 1 जा 9 और 7 1 जा 7। तो यहाँ पर 7/9/45 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम में आपको इसी प्रकार देखने को मिलेंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।